दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो हमारा स्थल मंडल है या पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये अनेक प्लेटों में विभाजित है। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि ये हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही इनमें परिवर्तन होता है, लेकिन ये प्लेटें हमेशा गतिमान होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था, जो पृथ्वी का क्रूड है वो न तो तरल है और ना ही ठोस है, बल्कि प्लाज्मा माध्यम में वो जो इसका क्रूड है वो तरल और प्लाज्मा माध्यम में है। तो जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें गति होता रहता है और इसी कारण जो स्थलीय प्लेटों में गति होती है उसका कारण यही है। पृथ्वी के अंदर या केंद्रीय भाग में जो इसका पिघला हुआ मैग्मा है वृत्तीय रूप में बहुत तेजी से घूमता है और इसके कारण ही जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेटों में जो पृथ्वी की प्लेटों में गति होती है उसके कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति जो है उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण वे गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या अंतर्जात बल या इंग्लिश में इनको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स क्या है? तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है वही अंतर्जात बल या एंडोजेनिक फोर्स होता है और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है यानी बाह्य रूप में बाहर उत्पन्न होता है उन्हें बहिर्जात बल, बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जो हैं ये आकस्मिक अंतर्जात बलों के उदाहरण हैं और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पर अत्यधिक हानि होती है, क्योंकि कभी कभी न तो इनका भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ही इनका तेजी से अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए ये काफ़ी जान माल और जो इंसान है मानवों के लिए ये काफ़ी हानिकारक होती हैं। ये देखिए एक ग्राफ बना है, इस ग्राफ के माध्यम से आप पृथ्वी की गतियों को समझ सकते हैं। दो बल हैं पृथ्वी की गतियों को संबंधित, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल जिसके अंदर भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आदि आते हैं। इसके अलावा जो पटल विरूपण बल है उसमें पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, जबकि बाह्य जनित बल या बहिर्जात बल जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से अपरदन और निक्षेपण होता है, जो कि नदी और बहते हुए जल से, पवन से, समुद्री तरंग और हिमनद के कारण होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, येलो बॉक्स में आपको शब्दावली एक दी गई है, स्थल मंडलीय प्लेट। तो स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? भूपर्पटी यानी जो हमारा क्रस्ट है उसमें अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महासागर और सतह टिकी हुई होती हैं। इसको ही स्थलीय प्लेट कहा जाता है। और आगे हम एक पढ़ेंगे एक टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी। उसमें हम इनके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि जो हमारे महाद्वीप हैं और महासागर हैं वो मुख्य रूप से कितने प्लेटों पर आधारित हैं। तो पृथ्वी की गतियों से संबंधित जो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं अंतर्जनित बल के जो मुख्य कारक हैं ज्वालामुखी और भूकंप के संबंध में। चूंकि ये आकस्मिक कारक होते हैं और इसलिए ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये देखिए, ये हमारा मेंटल है, जो पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है ये मेंटल है, उसके ऊपर परपटी है, परपटी यानी क्रस्ट जो होता है, और जो ज्वालामुखी के अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं गैस और मैग्मा, ये सभी ये मेंटल जो सतह है, मेंटल स्तर है, इसी से निकलते हैं। अब ये देखिए मेंटल से निकलते हैं और ये ऊपर क्रेटर होता है, जो ज्वालामुखी का मुख होता है इसको क्रेटर कहा जाता है। तो क्रेटर, इससे गैस और राख, इसके अलावा जो तरल लावा
तरल लावा निकलता है और वो बाहर आकर ठोस रूप ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण ज्वालामुखी एक शंक्वाकार रूप ले लेता है। तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर बना एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। इसमें मुख्य रूप से लावा और गैसें और राख आदि बहुत तेजी से निकलते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों में गति करने के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। स्थलमंडलीय प्लेट जो हैं पृथ्वी के अंदर, उनमें जो गति होती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और ये कंपन पृथ्वी पर चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप अचानक पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है और भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र या भूकंप मूल भी कहा जाता है। भूकंप दोस्तों ये है कि पृथ्वी की स्थल पर या पृथ्वी के सतह पर अचानक कंपन या हिलने डुलने जैसी स्थिति भूकंप होती है और जिस जगह से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भूकंप में उद्गम केंद्र और भूकंप मूल, जहां से भूकंपी ऊर्जा का या भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है? तो जहां पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र जो होता है वो भूकंप मूल या भूकंप मूल जैसे जो जहां से उत्पन्न हो रहा है भूकंप मूल या उद्गम केंद्र उसके ठीक ऊपर होता है। तो देखिए ये चित्र जो रेड कलर का और ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये जो स्थान है यहाँ पर जो तीर ब्लैक एरो है ये उद्गम केंद्र है। इसे भूकंप मूल भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो स्थल है यहाँ पे ये अधिकेंद्र कहलाता है। तो अधिकेंद्र जहां पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। और ये यहाँ पर प्लेट सीमा है और ये जैसे बाहर की तरफ जो एरो का निशान है तो भूकंपी तरंगे जो होती हैं ये सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में चलता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है क्योंकि वहां पर भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। और अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे ये अधिकेंद्र है आपका, यहाँ पे अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वहां पर उसकी तीव्रता और नुकसान भी कम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों ब्लू बॉक्स में कुछ फैक्ट्स आपको पढ़ने के लिए कह रहा है कि भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और यल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। और इन तरंगों के गुणधर्म के बारे में आप जानने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम सामान्य रूप से आसानी से आपको समझा दे रहे हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, पी यानी कि प्राइमरी, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक तीव्र गति की भूकंपी तरंगे होती हैं। तो जो प्राइमरी तरंगे हैं ये सर्वाधिक तीव्र गति की तरंगे होती हैं जिन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये ठोस और तरल दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। दूसरी तरंगे जो होती हैं एस तरंगे या सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे। तो द्वितीयक भूकंपी तरंगे जो होती हैं ये ठोस माध्यम में चल सकती हैं लेकिन तरल माध्यम में नहीं चल सकती हैं। इनकी गति प्राइमरी वेव से थोड़ी कम होती है। इसके अलावा जो एल तरंगे हैं दोस्तों, लॉन्ग पीरियड वेव, एल तरंगे लॉन्ग पीरियड वेव कही जाती हैं और पृथ्वी के ऊपरी भाग को ये तरंगे सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। ये चूंकि धीमी गति से चलती हैं लेकिन बहुत दूरी तक गमन करती हैं और इनकी तीव्रता कमजोर होती है लेकिन ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि भूकंपी तरंगे जो 3 प्रकार की हैं वो कौन कौन सी प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे जो होती हैं उनके बारे में आप सामान्य जानकारी समझ गए। इसके अलावा आपने ये भी जान लिया कि भूकंप का उद्गम केंद्र या मूल, भूकंप मूल क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है भूकंप के संबंध में।
यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं होती है क्योंकि ये अकस्मात उठने वाला कंपन है जो पृथ्वी की सतह पर आता है और इसमें लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि हम पहले से तैयारी रखें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे भूकंप आने के पहले जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, तालाब में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, सांप और चूहे अपने बिलों से बाहर आने लगते हैं। इसके अलावा एक तथ्य मैं आपको और बता रहा हूं कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान एक अक्रिय गैस है दोस्तों। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप कोई भूकंप बहुत ही विनाशकारी हो जाते हैं। जैसे भूकंप का मापन जो होता है दोस्तों वो सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है और जिस भूकंप की तीव्रता दोस्तों 2 के आसपास होती है या उससे कम होती है उसका प्रभाव तो नहीं, लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5 यानी रिक्टर पैमाने पर 5 या उससे अधिक होती है वो बहुत खतरनाक होता है। ये देखिए बॉक्स में भुज में भूकंप के झटकों के बारे में जानकारी दी गई है। तो भुज यानी गुजरात में भुज में 26 जनवरी 2001 को रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था और इससे सर्वाधिक प्रभावित जो हुए थे स्कूल की इमारतें और इनमें जो हानि हुई थी जान माल की उसमें 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा वहां पर फोन लाइन जल पाइपलाइनें तबाह हो गई थी और शहर में कई जगहों पर आग भी लग गई थी। इसके कारण भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो भूकंप बहुत ही खतरनाक और भयावह होते हैं। ऐसी आपदा है जिनसे तत्काल निपटना संभव नहीं होता है, उसके लिए पूर्व तैयारी बहुत ज़रूरी होती है ताकि इसके प्रभावों को कम किया जा सके। तो यहाँ देखिए एक भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ यंत्र है। इससे 1 से 7 तक के पैमाने पर जो है वो गणना करके भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। जिन भूकंपों की तीव्रता 2 होती है वो नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन 7 अथवा उससे अधिक जो भूकंप होते हैं वो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी तो ये आप आपदा प्रबंधन में भी लिख सकते हैं कि भूकंप के दौरान कहां पर आश्रय ले। तो रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, और ये सब भूकंप के आने के समय सुरक्षित स्थान होते हैं। और आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास और टूट सकने वाली खिड़की और दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहें ताकि आप नुकसान से बच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पहले से तैयार रहें और लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाएं। अब आइए देखते हैं प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में। अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन 2 प्रक्रमों द्वारा जो दृश्य भूमि होती है वो लगातार विघटित होती है और परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पे उपस्थित जो शैल होते हैं उनके टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। और भूदृश्य पर जल, पवन और हिम ये घटक होते हैं जिनके द्वारा अपर्दन की क्रिया होती है। जल, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य स्थलाकृतियां हैं उनमें अपक्षय और अपर्दन घटनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक देखिए, क्या आप जानते हैं ब्लू बॉक्स में एक फैक्ट दिया है कि विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात यानी वाटरफॉल हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। और अन्य जो बड़े जलप्रपात हैं उसमें उत्तरी अमेरिका और कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल है। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, ये बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स में गणना होती है। अब देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियों में जो परिवर्तन होता है उसमें नदी का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी बड़े खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। नदियाँ चूंकि पहाड़ों से निकलती हैं, जब पहाड़ों से वो स्थलीय क्षेत्रों में आती हैं तो खड़े ढाल से जब घाटी में गिरती हैं तो वहाँ पर वाटरफॉल्स या जलप्रपात का निर्माण होता है। ये देखिए
ऊपर की सतह कठोर शैल होती है और नीचे जो जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल होते हैं, और इसके बाद ये घाटी में गिरती है तो यहाँ पर वाटरफॉल का निर्माण होता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। तो ये देखिए, ये जो मोड़ हैं इनको दोस्तों विसर्प कहा जाता है। और इसके बाद विसर्पों के किनारों पे लगातार अपर्दन और निक्षेपण होता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्प जो होते हैं लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, ये देखिए, जिसे चाप झील कहा जाता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है। जैसे नदी का तट है और उससे जब बाहर बहने लगती है तो निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होने लगता है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं, और इससे जो पुरानी मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ और बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के ऊंचे मतलब ऊंचले भागों या ऊंचे स्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के जो उत्थित भाग हैं, उत्थित मतलब ऊपरी भाग जो नदी के हैं उनको तटबंध कहा जाता है। ये वाला हिस्सा तटबंध कहा जाता है। तो कुल मिलाकर नदी इनके बीच ही बहती है और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा होने लगता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी जब अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है, और नदी यहाँ पर इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे और जो गाद या अवसाद होता है उनको निक्षेपण करने लगती है, और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। इसके अलावा दूसरा है समुद्री तरंग के कार्य। तो समुद्री तरंग क्या है? तो दोस्तों समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होते हैं। समय के साथ साथ ये और बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक समुद्री गुफा का निर्माण हुआ है जब समुद्री तरंगे लगातार चट्टानों से टकराती हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल इनमें छत ही बचती है। जैसे ये जो चट्टान कटता जाता है तो केवल छत बनती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं, और लगातार अपर्दन कभी कभी छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टैक का निर्माण आप याद रखिएगा कि समुद्री तरंगों के कारण स्टैक का निर्माण होता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए कुछ ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो समुद्री पुलिन क्या होता है? समुद्री तरंगे किनारों पर जो अवसाद जमा करती हैं उसे समुद्री पुलिन कहते हैं, और चट्टानों से लड़ती हुई जब समुद्री तरंगे चट्टानों से लड़ती हुई उन्हें काट देती हैं और एक दीवार जैसी आकृति बचती है केवल, तो उसे स्टैक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों हिमनद और हिमानी। हिमनद या हिमानी जो होती है वो बर्फ की नदियां होती हैं। इनके क्या कार्य हैं इसके बारे में जानते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों को गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देते हैं और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का भी निर्माण करते हैं। हिमनद जो है दोस्तों एक प्रकार से बर्फ की नदियां हैं, और यहीं से जो हमारी नदियां हैं उनका पानी इन्हीं हिमनदों से आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, पत्थर, तत्जल मिट्टी ये निक्षेपित होते रहते हैं, यानी इकट्ठा होते रहते हैं, जमते रहते हैं, और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं पवन के कार्य। पवन यानी वायु। क्या आपने रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। तो रेगिस्तान में बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पवन जो है अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। जैसे नदियों में जल और हिमानियों में बर्फ अपर्दन और निक्षेपण का कारक है, उसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो हवा है या पवन है, गतिशील हवा को पवन कहते हैं, तो ये अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है और इससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता
है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। तो छत्रक का निर्माण पवन से होता है। इन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहा जाता है और पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती रहती है। इसलिए ऐसी शैलों के निर्माण के आधार जो होते हैं संकीर्ण होता है और शीर्ष विस्तृत होते हैं, यानी छाते की डंडी की तरह नीचे वाला भाग पतला होता है और ऊपर का भाग या विस्तृत और उसका शीर्ष जो होता है विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचाती रहती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिब्बा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रेगिस्तान में छत्रक शैल होता है और बालू का टिब्बा होता है जो कि पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। जब बालू के कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिक दूर तक ले जाती है और कहीं पर एक जगह पर निक्षेपित कर देती है और ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं। इसे लोएस मैदान कहते हैं और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं और ये मूंगफली जैसी कुछ बलुई मिट्टी के लिए जो फायदेमंद प्रजातियां हैं उनके लिए ये फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।